हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं यह एक वृत्त है, ठीक है। हमारे पास ये देखिए, यह एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त का एक केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु O हो गया। यदि कोई वस्तु जो है, ठीक है, इस वृत्तीय पाथ पर, मान लेते हैं कि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टेडियम में जाते हैं और जिनको सैनिक का तैयारी करना होता है, तो स्टेडियम क्या होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। अब क्या होता है, उसी वृत्ताकार के ऊपर वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और यदि उनका गति समान हुआ, ठीक है, उनका गति समान हुआ, मान लेते हैं कि उनका गति हो गया v, और v जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है, और 10 मीटर प्रति सेकेंड से वो क्या कर रहे हैं, वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो उनके गति को हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे। समझ में आ गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट क्या होगा, पथ जो होना चाहिए, वस्तु का पथ, वस्तु का पथ, वस्तु का पथ वृत्तीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वृत्तीय होना चाहिए, ठीक है, वृत्तीय होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वृत्तीय होना चाहिए। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। साथ ही साथ दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि वस्तु का गति एक समान होता है। वस्तु का गति क्या होता है, वस्तु का गति एक समान होता है, एक समान होता है। समझ में आ गया, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, होता है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देखिए कोई वस्तु वृत्तीय पाथ को फॉलो कर रहा है, वृत्तीय पाथ को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, वृत्तीय रास्ते पर जा रहा है, और जो दूरी ये तय कर रहा है, दूरी दिया हुआ है x बराबर, ठीक है, जो दूरी ये तय कर रहा है x बराबर 2t दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या इस गति को हम लोग एक समान वृत्तीय गति कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले ये वृत्तीय पाथ को फॉलो कर रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि वस्तु का गति एक समान होना चाहिए। तो वस्तु का गति हम लोग निकाल देंगे तो हमें क्या दिया गया, दूरी, ठीक। तो यदि हम dx बटा dt करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, ठीक है, दूरी का या पोजीशन का अवकलन करेंगे समय के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, गति मिल जाएगा। और ये गति कितना हो जाएगा, t का घात क्या है, 1, इससे गुना करेंगे, 2 गुने 1, और t का घात 1 कम कर देंगे, यानी 1 है तो 1 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2t का घात 0, यानी कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, ये आप देख सकते हैं कि ये गति भी क्या है, समान है, एक समान है, ये समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, और वस्तु का यदि पोजीशन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, समझ में आ रही, दूरी कुछ इस प्रकार से है, तो हम कहेंगे कि वस्तु जो है एक समान वृत्तीय गति को कर रहा है, ठीक है, समझ में, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब आइए हम लोग अगला चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कोणीय विस्थापन। क्या होता है ये कोणीय विस्थापन, उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन ये क्या होता है, विस्थापन। तो समझिए इस बात को, जैसे मान लेते हैं कि इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, रेफरेंस लाइन मान लिया, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक, समझ में आ जी। कोई वस्तु है, कोई वस्तु यहां से इसका बिंदु जो है वो ए बिंदु पर है, ठीक, समझ में, ए बिंदु पर अभी शुरुआत में है। तो इसको रेफरेंस लाइन से इसने कितना एंगल बना दिया है, वो बना दिया उसने θ1, ठीक है, चाहे θ0 बना देते हैं, ठीक है। अभी ये कहाँ है, t बराबर t0 पर है, इनिशियल टाइम है, ठीक है, समझ में, यहाँ पर इसका पोजीशन है। फिर क्या हुआ कि वो गति तो कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो वस्तु का अभी पोजीशन यहाँ है,
तो कुछ दूर के बाद पोजीशन जो हो गया वो यहाँ पर भी हो जाएगा, बी पर भी हो जाएगा, ठीक। तो बी पर वस्तु का पोजीशन हो गया, और ये कितने समय में हो गया, टी बराबर टी पर, ठीक, समझ में आ गया। अब इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, समझ में आ। दो वेक्टर हमारे पास होंगे, उसको हम लोग त्रिज्या सदिश बोलेंगे या रेडियस वेक्टर बोलेंगे। उसका आरंभिक बिंदु केंद्र पर होगा और अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा, वस्तु पर होगा, और उसका डायरेक्शन जो होगा वो केंद्र बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होगा, वस्तु की तरफ होगा, ठीक है, समझ में आ जी। तो ये हमारा त्रिज्या सदिश हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी हमारा त्रिज्या सदिश हो गया, केंद्र बिंदु से वस्तु जहां पर है उस बिंदु पर, ठीक है, ये हमारा त्रिज्या सदिश हो गया। उसने फाइनल जो एंगल बनाया है वो थीटा बनाया है, समझ में आ रही, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए वस्तु का जो विस्थापन हुआ, ठीक है, वस्तु का इनिशियल ये है और फाइनली उसने एंगल रेफरेंस पॉइंट से थीटा बनाया, तो जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच में, जो कोण बनेगा, ठीक है, इनिशियल मतलब आरंभिक त्रिज्या सदिश में और फाइनल त्रिज्या सदिश में एंगल यही ना बन रहा है। तो ये एंगल कितना है, जब हम लोग पूरा थीटा में से क्या घटा देंगे, थीटा नॉट को घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा, ठीक है, थीटा माइनस थीटा नॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन, ठीक है। यानी कि वस्तु जो है जब किसी दूरी को, जब ये चलेगा तो ए से कहाँ गया वस्तु, बी तक गया, इसने कुछ दूरी को चला, ठीक है, तो दूरी को उसने कुछ चला, तो दूरी को चला तो केंद्र पर उसने कुछ कोण बनाया, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन कितना हो गया, डेल्टा थीटा, और ये कितना हो गया, थीटा में से हम लोग क्या घटा देते हैं, हम लोग थीटा नॉट को घटा देते हैं, ये हमारा कोणीय विस्थापन हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग कोणीय वेग को समझते हैं, कोणीय वेग क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। कोणीय वेग, कोणीय वेग हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कोणीय विस्थापन बटा समय, क्या होता है, कोणीय विस्थापन, ठीक है, कोण में कितना विस्थापन हुआ, कोणीय विस्थापन बटा समय, ठीक है, ये हमारा हो गया कोणीय वेग हो गया, समझ में आ गया, कोणीय विस्थापन बटा समय। तो कोणीय विस्थापन यहाँ पर कितना है, ध्यान देने योग्य बात है, थीटा में से हम लोगों ने क्या घटा दिया, थीटा नॉट को, ये हमारा कोणीय विस्थापन हो गया, ठीक। तो समय कितना लिया, जब ए बिंदु पर था तो समय कितना हो रहा था, टी नॉट, जब बी बिंदु पर गया तो समय हो गया टी, तो दोनों के बीच में समय का अंतर कितना हो गया, टी माइनस टी नॉट, ठीक है, समय का अंतराल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसने कोण यहां से ए से जब बी पर गया तो कोण थीटा माइनस थीटा नॉट जो है वो कोण जो है कोणीय विस्थापन हुआ, और टाइम कितना हो गया, टी माइनस टी नॉट, समझ में, इनिशियल टाइम टी नॉट था और फाइनल टाइम टी था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा कोणीय वेग है, उसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अच्छा एक बात और बताइए, मान लेते हैं इसको हम लोगों ने क्या कहा है, इसको हम लोगों ने कहा है यहाँ से यहाँ तक के कोण को, यहाँ से यहाँ तक के कोण को हम लोगों ने कहा डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा है ये, यानी कि थीटा माइनस थीटा नॉट, यही ना है हमारा, थीटा माइनस थीटा नॉट है, तो ये डेल्टा थीटा हो गया। तो डेल्टा थीटा हो गया तो ए से बी तक कुछ, जैसे यहाँ पर इसमें अच्छा समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया डेल्टा थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा डेल्टा थीटा, केंद्र पर कोण, तब तक उसने आरंभ में कहाँ पर था, ए पर था, और बाद में कहाँ पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, ठीक है, तब तक उसने कुछ यहाँ पर दूरी तय की होगी, ये क्या हो गया हमारा एस, ठीक है, ये एस हो गया या डेल्टा एस हो गया, दूरी कितनी तय की, तो उसने डेल्टा एस दूरी को तय की। तो हम लोगों को एक सूत्र पता है, इसका त्रिज्या कितना है, आर है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो हम लोगों को एक सूत्र पता है कि कोई भी वृत्त का ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, समझ में, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, आर्क का ये लंबाई, अब ये आर्क का लंबाई कितना है, डेल्टा एस, ठीक है, आर्क का लंबाई कितना है, डेल्टा एस। फिर हमारा ये डेल्टा एस लेंथ ऑफ आर्क बराबर कितना हो जाएगा, ये दूरी आर गुने थीटा, आर गुने थीटा हो जाएगा, आर गुने, तो यहाँ पर
केंद्र पर एंगल कितना बना है, डेल्टा थीटा, तो आर गुने डेल्टा थीटा। एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये है कि जब वो ए से बी तक गया होगा तो उसने कुछ दूरी तय की होगी, ठीक है। तो ये क्या है, तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी, की गई दूरी, ये तय की गई दूरी है बाबू, ठीक है, ये तय की गई दूरी है। ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या है, त्रिज्या वृत्तीय पात का त्रिज्या है, त्रिज्या है। और ये क्या है, ये हमारा है कोणीय विस्थापन। क्या हो गया हमारा ये, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा और इन सब में यही रिलेशन होती है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु जो है वो वृत्तीय पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, वृत्तीय पाथ को फॉलो करता है, ये इसका केंद्र हो गया। थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते हैं हम लोग अच्छा से समझने के लिए। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये वृत्तीय पाथ को उसने क्या किया, फॉलो किया। अब जो वृत्तीय पाथ है, मान लेते हैं राधे चाचा है, यहाँ इसका केंद्र बिंदु है, ठीक, समझ में आ जी, ये इसका केंद्र बिंदु है। इसका रेडियस जो है वो 1 मीटर है, 1 मीटर इसका रेडियस है, मतलब त्रिज्या है। और ये भी कितना है, 1 मीटर है, ठीक है, ये भी 1 मीटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये वाला दूरी भी जो दिया हुआ है वो मान लेते हैं ओ ए बी, ए बी भी कितना दिया हुआ है हमारा, 1 मीटर दिया गया है, ठीक है, समझ में आ गया, 1 मीटर दिया गया है। तो आपको बताना ये है कि जब वो कहां से कहां चला गया, वो बी से कहां गया, ए गया, तो वस्तु कहां गया, वस्तु बी से ए गया, बी बिंदु से ए बिंदु को गया है, बी बिंदु से ए बिंदु गया है, ए बिंदु को गया है, ठीक है, ये ध्यान देने योग्य, बिंदु को गया है, को गया है, ठीक है। अब गया है और ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया गया है। तो वो ए बी जो लेंथ ऑफ आर्क होगा, मतलब वो कितना दूरी तय करेगा, इसी वृत्तीय पाथ पर हो गया है, तो ये दूरी कितना होगा। तो हमें पता है दूरी बराबर कितना होता है, डेल्टा एस बराबर कितना होता है, इस बात को आपको समझना होगा। तो डेल्टा एस बराबर कितना होता है, आर गुने केंद्र पर बना हुआ एंगल का डेल्टा थीटा, समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे आर गुने डेल्टा थीटा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। डेल्टा एस बराबर क्या होता है, डेल्टा एस बराबर क्या होता है, इसका त्रिज्या कितना होता है, 1 गुने, ठीक है, त्रिज्या हो गया 1 गुने डेल्टा थीटा कितना हो गया, डेल्टा थीटा आप इस बात को समझ लीजिए, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर कि ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या समझते हैं, π/3 रेडियन, ठीक है, समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो डेल्टा थीटा होता है उसको आप किस में रखेंगे, उसको आप रेडियन में आपको रखना पड़ेगा। ये सूत्र में, जब ये सूत्र आप लोग को पता होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, ठीक है, ये सूत्र आपको पता होगा, तो ये रेडियन में रखा जाता है। तो रेडियन यहाँ पर ये एंगल जो है π/3 क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए ये त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या है, बराबर है, तो इसकी प्रत्येक कोण कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लोग यदि रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 हो जाता है, क्योंकि पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, भागा लगा दिया, तो 60 बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दूरी तय करेगा, तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, π/3 मीटर, यही ये दूरी को तय करेगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये रिलेशन पर हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो बना दिया। यहाँ पर यदि कोई विस्थापन पूछेगा, कोणीय विस्थापन, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, π/3 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और मान लेते हैं कि उसने जो समय लिया ए बी बिंदु से ए बिंदु तक जाने के लिए, यदि समय मान लेते हैं 1 सेकंड लिया होता, 1 सेकंड लिया है, तो यदि हम लोग कोणीय वेग के बारे में बात करते तो कोणीय वेग हमारा कितना हो जाता, इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, कोणीय वेग का जो सूत्र हो जाता है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे ओमेगा। ओमेगा बराबर कितना होता है, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा, यही ना ओमेगा होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि डेल्टा थीटा कितना हो गया, π/3 हो गया, ठीक है, क्योंकि विस्थापन कितना हो गया, π/3 हो गया।
π/3, ठीक है। और समय इसने कितना लिया हुआ, समय लिया उसने 1 सेकेंड, तो यहाँ पर 1 सेकेंड हो जाएगा, तो इतना मीटर, इतना रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अब एक बात और बताइए, जो हमारा कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो रेडियन होता है, ठीक है। तो इसका कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक रेडियन होता है, रेडियन होता है, जिसको हम लोग RAD से इंडिकेट कर दे, रेडियन होता है। और एक मजेदार बात यह है कि इसका एसआई मात्रक तो होता है कोणीय विस्थापन का, लेकिन यदि आप इसके विमीय सूत्र को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका विमा जो है विमाहीन होता है। इसका विमीय सूत्र के बारे में यदि पता करेंगे तो m का घात 0, l का घात 0 और t का घात 0 होता है, यही इसका विमीय सूत्र होता है, विमाहीन होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग की यदि हम लोग बात करें, ओमेगा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ओमेगा में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट कितना होगा, ये क्या है, कोणीय विस्थापन एसआई मात्रक, तो इसका हो जाएगा रेडियन और इसका हो जाएगा सेकेंड, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड, यही इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। साथ ही साथ यदि इसका एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड हो गया, अब इसके विमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे तो रेडियन का तो कोई विमीय सूत्र होता नहीं है, और सेकेंड में क्या हो जाता है, टी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, m का घात 0, l का घात 0, नीचे t है तो ऊपर जाएगा, तो t का घात कितना हो जाएगा, -1, यही इसका विमीय सूत्र होता है, किसका, ओमेगा का। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है तात्कालिक कोणीय वेग। इसको समझिए क्या होता है तात्कालिक, तात्कालिक कोणीय वेग, कोणीय वेग, ये क्या होता है, वेग, ठीक है, समझिए इस बात को। मतलब तात्कालिक है तो अवकलन होगा, ठीक है। तात्कालिक का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि वस्तु, ये कोई वस्तु जो है वो वृत्तीय पाथ का अनुसरण कर रहा है। अब वृत्तीय पाथ का अनुसरण कर रहा है तो उसका एक केंद्र बिंदु होगा, केंद्र बिंदु होगा तो आप देख सकते हैं कि उसका एक आरंभिक पोजीशन होगा, ठीक है, आरंभिक पोजीशन होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। फिर क्या होगा, आरंभिक पोजीशन से वो क्या होगा, फाइनल पॉइंट तक जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको समय जो है बहुत ही ज्यादा कम दे रहे हैं, मतलब हमको 3 सेकेंड पर हमें क्या निकालना है, कोणीय वेग को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3 सेकेंड से एक बहुत ही हल्का ज्यादा सेकेंड दे देंगे, 3.0000.01 सेकेंड दे दिया, बहुत ही छोटा एकदम इसको समय दिया। तो उस छोटे से समय अंतराल में यहाँ पर जो कोणीय विस्थापन होगा वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, और टाइम कितना लिया, dt लिया, ठीक है, dt टाइम लिया a से b जाने में, तो कोणीय विस्थापन भी छोटा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, d थीटा बाई dt करेंगे। तो d थीटा बाई dt करेंगे तो वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार से
कोणीय वेग होगा, क्योंकि कोणीय विस्थापन में आप समय से विभाजित कर रहे हैं। अब ये डी थीटा क्या है, बहुत ही छोटा है, और डी टी भी क्या है, बहुत ही छोटा है, यानी कि 3 सेकंड में डी थीटा भी बहुत छोटा है। और दो छोटे संख्याओं का यदि हम लोग भाग लगाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 0.00001 और यहाँ पर देखिए 0.0000002, ठीक है, समझ में। तो इसको यदि हम लोग भाग लगाएंगे तो जानते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 5 मीटर, तो ये भी बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है। तो दोनों छोटे को यदि हम लोग भाग लगा देंगे, ठीक है, तो हमें एक मॉडरेट संख्या मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि इसका कोणीय वेग जो है वो कितना हो जाएगा। और कोणीय वेग क्या आएगा, एक मॉडरेट आएगा, मतलब ना ज्यादा बड़ा होगा ना ज्यादा कम होगा, समझ में, क्योंकि एक मॉडरेट ये नंबर आएगा। और 3 सेकंड पर हमको ये मालूम चल जाएगा। क्यों 3 सेकंड पर मालूम, 3 सेकंड को थोड़ा सा ज्यादा समय देंगे तो हम लोग कहेंगे देखिए ये 3 सेकंड पर इसका कोणीय वेग है, समझ में। यही कंसेप्ट होता है इसमें। जो हम लोगों ने ओमेगा लिया था, ओमेगा क्या लिया हुआ था, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रहे थे, हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पर करेंगे कुछ नहीं, ये एवरेज होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग इंस्टेंटेनियस निकालेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग कर देंगे कि जो डेल्टा टी है, मतलब टाइम का जो गैप है 3 सेकंड 3.0000.01, जो डेल्टा टी है यानी कि टाइम का जो गैप है वो टेंड्स टू 0 हो गया। तो टेंड्स टू 0 हो गया, और यही क्या हो गया, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा, समझ में। टाइम गैप बहुत ही छोटा ले लेंगे तो जो एवरेज है, औसत कोणीय वेग है, वो तात्कालिक कोणीय वेग में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ गया। हमारे पास इसके ऊपर प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से, देखिए ओमेगा दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा दिया हुआ है, जो कोण है, ठीक है, कोणीय विस्थापन है, वो कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं कि 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ये हमारा कोणीय विस्थापन है। यदि हमें कोई पूछेगा कि सर एक बात बताइए, t बराबर 1 सेकेंड पर इसका ओमेगा यानी कि तात्कालिक कोणीय वेग कितना होगा, तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे मतलब डी थीटा बाई डी टी करेंगे, डी थीटा बाई डी टी कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तात्कालिक कोणीय वेग। तो इसका अवकलन करने के बाद क्या हो जाएगा, टी का घात क्या है 2, इसमें इससे गुना होगा, 2 गुने 2 4 हो जाएगा, और एक पावर कम कर दिया मतलब 1 हो गया। अब इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसको इससे गुना किया तो 4 आया, और 1 है तो इसका पावर 1 घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। और ये क्या है, नियतांक है, इसका अवकलन करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 4t प्लस t का घात 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, मतलब ये आ जाएगा 4। ये हमारा आ गया ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 4t प्लस 4। हमें कितने सेकेंड पर निकालना है, हमें 1 सेकेंड पर निकालना है। तो 1 सेकेंड पर हमें निकालना है, तो टाइम यहाँ पर 1 सेकेंड दे दिया, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 1 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 8 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, समझ में आया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो 8 रेडियन प्रति सेकंड नहीं होगा, 8 रेडियन प्रति सेकंड, ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा ओमेगा मिल गया। समझ में आई, कितने सेकंड पर हम लोगों ने इसको निकाला है, t बराबर 1 सेकंड पर। तो ऐसे हम लोग तात्कालिक कोणीय वेग को निकालेंगे, ठीक है। यदि हमसे कोई पूछे कि बताइए कोणीय वेग, त्रिज्या और गति में, वस्तु की गति में क्या रिलेशन होगा, तो हम लोग लिखेंगे कोणीय वेग। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे कोणीय वेग, कोणीय वेग वस्तु की त्रिज्या, वस्तु का गति, वस्तु का गति और वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या में रिलेशन, त्रिज्या में संबंध भी लिख सकते हैं, में संबंध। ये कैसे होगा संबंध, तो हम लोगों को पता है, हमें पता है, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ, हमें पता है, क्या हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है, देखिए इस बात को, हमें पता है कि
डेल्टा थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा थीटा डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, ये वृत्त है, ठीक है, इसका बिंदु ए है, ये आरंभिक बिंदु है, और ये क्या है, ये इसका अंतिम बिंदु है, ये वृत्त हमारे सामने दिया गया है। अब क्या होगा, इसका एक केंद्र बिंदु होगा, समझ में आया। अब इसका एक केंद्र बिंदु हो गया तो हम लोग आरंभिक बिंदु को और केंद्र बिंदु को, आरंभिक बिंदु को और केंद्र बिंदु को ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन हमें मिल गया, अंतिम बिंदु को और केंद्र बिंदु को ज्वाइन कर दिया तो हमें एक लाइन मिल गया। अब इन दोनों लाइन के बीच में एक कोण होगा जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा थीटा, ठीक, समझ में आ गया। वस्तु का त्रिज्या होगा r, तो ये वस्तु का क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, समझ में आप लोगों को। अब क्या होगा, ये डेल्टा s हो जाएगा, ये डेल्टा s हो जाएगा। जब a से b तक ये गया होगा तो इसने कुछ दूरी को तय किया होगा, ये हमारा हो गया डेल्टा s, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये डेल्टा s हो गया। तो इन दोनों में हमें पता है कि डेल्टा s r और डेल्टा थीटा में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा s बराबर r डेल्टा थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वस्तु ने हम लोग यहां लिखेंगे, वस्तु ने डेल्टा s दूरी तय की है, तय की है, ठीक है। वस्तु का कोणीय वेग, वस्तु का कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, वस्तु का कोणीय विस्थापन कितना है जी, विस्थापन डेल्टा थीटा है। वृत्त का त्रिज्या स्मॉल r है, वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है हमारा, त्रिज्या स्मॉल r है, ये वृत्त का हमारा त्रिज्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रिलेशन हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल्टा s बराबर r डेल्टा थीटा होता है, अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा t से भाग लगा देंगे, इधर भी और इधर भी भाग लगा देंगे दोनों तरफ। जो RHS के साथ किया वही LHS के साथ भी किया, तो कोई भी मतलब जो इक्वल टू का साइन है, ठीक है, वो बदलेगा नहीं। अब डेल्टा s बाई डेल्टा t क्या होता है, ये हमारा होता है v, ठीक है, समझ में आया जी। और यह क्या होता है, v हो गया, और ये क्या होता है, ये हो जाता है हमारा r, ठीक है, v हो जाता है, और ये हो गया हमारा r, और डेल्टा t बाई डेल्टा थीटा ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ओमेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हमारा हो गया v बराबर r ओमेगा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, वस्तु की गति, ये भी क्या है, वस्तु की गति, क्यों, क्योंकि वस्तु ने कितना दूरी तय किया है, डेल्टा s, कितने समय के अंदर, डेल्टा t के समय के अंदर, और हम लोग जानते हैं कि वस्तु का गति क्या है, एक समान है, तो एक समान है तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी बटा समय डिवाइड कर दिया तो वस्तु का गति निकल गया, ठीक है। वस्तु का ये त्रिज्या होगा, और त्रिज्या से हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा से गुना कर देंगे, ठीक है, समझ में आ जाए। ये क्या हो जाएगा हमारा वस्तु का कोणीय वेग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोणीय वेग, कोणीय वेग, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वस्तु का गति, ये हो गया हमारा वस्तु का गति, ठीक है, वस्तु का गति, ये रिलेशन, ये क्या त्रिज्या, ये हम लोगों को मालूम है ही, ठीक है। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन इस पर करते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, वृत्त ने क्या किया कि यहां पर 60 डिग्री कोण उसने चला, ठीक है, 60 डिग्री चला, ए से वो कहां गया, बी पर गया, और ए से बी पर जाने में उसने कुछ समय लिया होगा, मान लेते हैं t बराबर 1 सेकेंड ले लिया, ए से बी तक जाने का जो समय है। अब ये पूछ रहा है इसका त्रिज्या जो है मान लेते हैं 2 मीटर हो गया, त्रिज्या जो है वो 2 मीटर हो गया, ठीक है, समझ में आ रही, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग
कोणीय विस्थापन के बारे में समझेंगे। कोणीय विस्थापन क्या होता है, डेल्टा थीटा क्या होता है। तो डेल्टा थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, लेकिन हम लोगों को पता है उसको कहाँ लेना है, रेडियन में लेना है। तो क्या करेंगे, ये 60 डिग्री कैसे निकालेंगे, पाई/3 रेडियन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। पाई/3 रेडियन, ये हो गया हमारा डेल्टा थीटा। ओमेगा यदि हम लोग निकालेंगे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, समझ में आ गया, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पाई/3, ये डेल्टा टी हो गया, डेल्टा थीटा हो गया, और टाइम कितना लिया 1 सेकेंड, तो यहाँ पर 1 सेकेंड ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोगों को इसका वेग निकालना है कि ये वेग कितना होगा। तो हम लोगों को पता है v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। तो v हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर v हम लोगों को निकालना नहीं पता है, r हमें मालूम है 2 मीटर। ठीक है, ओमेगा हमें मालूम है पाई/3। ठीक है, पाई/3, तो ये कितना हो जाएगा, इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। r ओमेगा से हम लोगों ने गुना कर दिया। एक बार और बताइए, इसने दूरी कितनी तय की, तो दूरी बताइए, दूरी कितनी तय की, यानी कि डेल्टा एस। तो हम लोग को पता है डेल्टा एस बराबर क्या होता है, आर डेल्टा थीटा, यही ना होता है डेल्टा एस बराबर। तो आप देखिए डेल्टा एस हम लोगों को निकालना है, तो डेल्टा एस हम लोगों को निकालना है, तो आर हमारा कितना है 2। ठीक है, 2, डेल्टा थीटा कितना है, डेल्टा थीटा देखेंगे पाई/3, यानी कि पाई/3 हो जाएगा। तो इसको यदि हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना मीटर, समझ में। तो दूरी हो गया 2 पाई/3। अब देखिए, क्योंकि इसका जो वेग है वो एक समान वेग है, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति हो रही है, तभी हम लोग ये सारा चीजें लिख रहे हैं। तो एक समान इसका वेग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने दूरी a से b तक जाने में दूरी कितनी की, 2 पाई/3, और दूरी में 2 पाई/3 से, दूरी में यदि 2 पाई/3 इसको चेक करना चाहते हैं, दूरी में यदि हम लोग समय से विभाजित कर दे, यानी कि 1 से विभाजित कर दे, तो क्या मिल जाएगा, गति मिल जाएगा, क्योंकि इसका एक समान गति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं v भी कितना है हमारा 2 पाई/3 आ गया। तो आप देख सकते हैं दोनों जो है वो बराबर है। ये बात आपको ध्यान से समझनी थी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई वस्तु है, ये एक समान वृत्तीय गति से, ठीक है, गति को कर रहा है, इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका गति जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा, गति होगा। तो क्या इसके गति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, गति में परिवर्तन क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जवाब है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझ में आ गया। अब हम आपसे और कुछ पूछना चाहते हैं, आपसे ये पूछना चाहते हैं क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे जैसे ये ए बिंदु है,
अब B बिंदु पर हमें वेग निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर B बिंदु पर हम लोग एक स्पर्श रेखा को खींच देंगे। गति तो वही रह जाएगी 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, लेकिन हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि क्या इसके वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो जवाब आएगा कि हाँ, वेग में परिवर्तन हुआ, परिमाण में नहीं। वेग का परिमाण 10 है, अभी भी 10 है, लेकिन दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे वेग में परिवर्तन, क्योंकि अभी दिशा इस तरीके से है, अभी दिशा इस तरीके से है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, वेग में परिवर्तन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसका एक केंद्र बिंदु है, इसका क्या है, एक केंद्र बिंदु होगी, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण भी होगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे वस्तु का त्वरण भी होगा, वस्तु का, ठीक है, त्वरण भी होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन बटा समय क्या होता है, त्वरण होगा, तो वस्तु का त्वरण भी होगा। तीनों चीज होंगे, वस्तु का त्वरण होगा। तो त्वरण का दिशा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर त्वरण का दिशा किधर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिधर वस्तु का वेग होगा ऐसा त्वरण जो सिर्फ और सिर्फ दिशा को बदले, ठीक है। यदि त्वरण कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, वस्तु इधर जा रहा है और त्वरण इधर है, ठीक है, समझ में आ जी, तो वो क्या करेगा, यानी कि फोर्स इधर है, ठीक है, फोर्स आगे की तरफ ही है, ठीक है, त्वरण आगे की तरफ है, यानी कि फोर्स भी आगे की तरफ ही है। तो यदि ऐसा फोर्स लगेगा तो वस्तु का गति बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ जी। मान लेते हैं कि वेग ऐसे है, तो ऐसे भी बल लगेगा तो वस्तु का बल ऐसे लगेगा तो वेग बढ़ेगा, ऐसे भी लगेगा तो वेग बढ़ेगा, ठीक है। अब ये यहां पर लंबवत होगा, ठीक है, समझ में, लंबवत होगा, एक कंडीशन ये हो गया, और एक कंडीशन हो गया ऐसे बल का लगना। तो यह बल क्या करेगा, वस्तु आगे की तरफ जा रही है, इसकी गति को बढ़ाएगा। यह बल क्या करेगा, ऐसे लग रहा है, वस्तु आगे की तरफ जा रही है, तो इसकी गति को घटाएगा, जितने भी इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लेते हैं इसको, ठीक है। यहां से यहां तक बल का दिशा होगा, तो क्या करेगा, वो वस्तु की गति को बढ़ाएगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट मान लेंगे, यहां से यहां तक जो बल का जो दिशा होगा, मान लेते ऐसे हो गया, तब भी वो वस्तु के वेग को घटाएगा, ऐसे हो गया तब भी वस्तु के वेग को घटाएगा, बिल्कुल भी ऐसे हो गया तो वस्तु के वेग को घटाएगा, ठीक है, गति को घटाएगा, गति में परिवर्तन करेगा। लेकिन तब क्या होगा कि वस्तु इधर जाए और बल सीधे उसके लंबवत हो जाए, तब ऐसे कंडीशन में जो बल होंगे वो वस्तु के गति को ना घटाएगा ना बढ़ाएगा, सिर्फ और सिर्फ वस्तु के वेग के दिशा में परिवर्तन करेगा, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। यानी कि इसके सिर्फ और सिर्फ वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसके परिमाण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि वेग के लंबवत दिशा में क्या लगेगा, बल लगेगा, वेग के लंबवत दिशा में बल को लगेगा, ठीक। तो ये लंबवत दिशा में क्या लग गया, बल लग गया, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये लंबवत दिशा में क्या हो गया, बल लग गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लंबवत दिशा में क्या लग गया, बल लग गया। अब यहां पर आपको समझना है कि बल तो लग गया, तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों को पता है आखिर ये त्वरण कितना होगा, तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है, क्या पता है, जरा हम लोग पता है, क्या पता होता है हम लोग को पता है, v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा होता है, समझ में, ये हमें पता है। यदि हम लोग इसका अवकलन कर देंगे, अवकलन कर देंगे, देखिए अवकलन कर देते हैं, यहाँ पर ये हो गया हमारा v, ये हो गया रेडियस, ठीक। तो यदि हम लोग इसका अवकलन कर देते हैं, तो अवकलन कर देते हैं मतलब क्या, इधर dv बटा dt, ठीक, समझ में आ गया। अब एक बात मजेदार है, ठीक है, कि इसका अवकलन यदि हम लोग कर देते हैं dv बटा dt, ठीक है, तो अवकलन कर देंगे तो v बराबर आर ओमेगा हो जाता है, तो r, और इसका अवकलन करेंगे तो डी ओमेगा बाई dt क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, डी ओमेगा बाई dt, समझ में आएगा।
तो ये dv/dt ये कब हम लोग सूत्र लगाएंगे, यदि वस्तु का वेग के परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, यानी वस्तु का वेग के परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि dv/dt यानी कि ये चेंज इन क्या है, वेग है, ठीक है, समझ में। इस केस में, यहाँ पर इस केस में आप देखेंगे कि v क्या है, कांस्टेंट, v क्या है, कांस्टेंट है। तो उसका यदि हम अवकलन कर देंगे, ठीक है, अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक है, अवकलन कर देंगे तो शून्य आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ओमेगा भी क्या है, v और ओमेगा दोनों का कांस्टेंट है, इसका अवकलन कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो शून्य बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नहीं, यदि ये भी नियतांक, इस केस में भी क्या है, नियतांक है, इसका परिमाण जो है, वेग का जो परिमाण है वो कांस्टेंट, इसीलिए उसका अवकलन शून्य आ गया। और ओमेगा भी क्या है, वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, समझ में आ जी। तो यहाँ पर ना ही केवल गति स्थिर है, ठीक है, बल्कि ओमेगा भी क्या है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है, वो भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, किसमें, एक समान वृत्तीय गति में। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास एक और कंडीशन आता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो इस पर जो बल लगता है, मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु है, यहाँ से वस्तु यहाँ पर गया, तो इसमें त्वरण तो है, ठीक है, तो दिशा में परिवर्तन होने की वजह से जो त्वरण है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो हो जाता है v²/r। ये v²/r के बराबर हो जाता है। इसमें त्वरण जो होगा v²/r, v क्या है, वस्तु का गति है, और r क्या है, वस्तु का त्रिज्या है। अब दोनों तरफ यदि हम लोग द्रव्यमान से गुना कर देंगे तो ये ध्यान दीजिएगा mv²/r, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो केंद्र की तरफ लगने वाला बल होगा, ठीक है, समझ में, सेंटर की तरफ लगने वाला बल होगा, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, यानी केंद्र की तरफ बल लगेगा। यानी कि इस बल, यदि वस्तु का मास m है, वस्तु की त्रिज्या यदि r है, तो वस्तु पर लगने वाला, और वस्तु का गति यदि v है, तो वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वो होगा mv²/r के बराबर। यही वस्तु के बल लगेगा, वो क्या, कहाँ लगेगा, केंद्र की तरफ लगेगा, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, उसका जो गति है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है, केंद्र है, इसकी त्रिज्या जो है वो 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर की इसकी त्रिज्या है। इसका द्रव्यमान जो है हमारा 2 kg का है। तो यदि बोलेगा इस केंद्र की तरफ जो त्वरण का दिशा होगा वो कितना होगा, तो उसका परिमाण कितना होगा, केंद्र की तरफ जो त्वरण का दिशा होगा उसका परिमाण कितना होगा। तो क्या सूत्र होता है, AC बराबर क्या होता है, v²/r, यही ना होता है। तो AC हम लोग निकालेंगे, हम लोग कैसे निकलेंगे, v का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 × 10/r, r कितना है, 2 है, तो इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको कटाएंगे हम लोग, तो त्वरण हमारा हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि इस वस्तु पर हम लोग बल लगाना चाहते हैं कि बल कितना लगेगा, तो हम लोग इसका त्वरण में इसके मास से गुना कर देते हैं। तो बल बराबर आप लिख सकते हैं mv²/r, चाहे इसको m गुने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि सेंटर की तरफ जो त्वरण होगा उसका प्रोडक्ट। तो इसका मास कितना है, देखिए 2 kg, तो 2 लिख देंगे, और सेंटर की तरफ जो त्वरण है वो कितना है, 50 है, तो 2 × 50 न्यूटन, यानी कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन के बराबर इस पर बल लगेगा सेंटर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या जो केंद्र की तरफ लगने वाला जो बल है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या उसका दिशा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो जवाब है हाँ, उसका दिशा बदल रहा है। पहले वो क्या होगा, वेग पर लंबवत होगा, वेग पर लंबवत होगा, वेग पर लंबवत होगा, उसका दिशा जो है आप देख सकते हैं बदल रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि वो बल क्या है, वो बल में परिवर्तन हो रहा है जो केंद्र की तरफ लग रहा है। और त्वरण में भी, क्योंकि जिधर बल होगा उधर ही त्वरण होगा। तो ये AC हो गया, AC हो गया, और AC हो गया, तो हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में भी परिवर्तन हो रहा है, परिमाण में नहीं, दिशा में, क्योंकि इसका परिमाण कितना है आप देख सकते हैं, इसका परिमाण जो है 50 है, ठीक है, फिक्स है परिमाण, ठीक, समझ में आया जी।
लेकिन उसके दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा, वो हमेशा केंद्र की तरफ ही होगा, बल और त्वरण का दिशा। समझ में आ, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, लगातार वो परिवर्तित हो रहा है। बस उम्मीद करते हैं आज का क्लास काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज हम लोग इतना ही समझते हैं।